अस्सलाम वालेकुम जी। धरती जी सितारनि में मां तव्हांजी होस्ट अज़रा ख़ान। मुंहिंजे तरफ़ां तव्हां सभिनी खे सलाम क़बूल जी। कीअं आहियो? ठीकु आहियो? उमेदु कयूं था ठीकु हूंदो। ऐं हमेशह वांगुरु अॼु बि असांजी इहा दुआ आहे त जिथे हुजो ख़ुशि हुजो ऐं सदाईं गुलनि जा महकंदा ऐं मुस्कुराईंदा रहो ऐं हमेशह हिक ॿिए खे पंहिंजी दुआ में यादि रखंदा कयो। छो जो हमेशह अॼु बि मां पंहिंजे प्रोग्राम में इहो ई चवंदसि त दुआ जे लाइ ऐं इन लाइ चवंदी आहियां त दुआ जॾहिं असां कंहिं ॿिए जे लाइ घुरंदा आहियूं त असांखे पंहिंजे लाइ घुरण जी ज़रूरत न आहे पवंदी। ऑटोमेटिक असांजी मदद थी वेंदी आहे अलाह साईं जी तरफ़ां। सो हमेशह हिक ॿिए जा ख़ैरु ख़्वाह रहो, हमेशह हिक ॿिए जे लाइ जेको आहे दुआगू रहो ऐं जॾहिं ख़ैरु ख़्वाही कंदा आहियूं त असांजी बि ख़ैरु ख़्वाही थी वेंदी आहे। सो बहरहाल प्रोग्राम खे स्टार्ट करे छॾियो आहे धरती जा सितारा। ऐं जॾहिं आउं सितारनि जो नालो खणंदी आहियां त हिकदमि क्लिक थींदो आहे त सितारा त आसमान ते हूंदा आहिनि, पर ईअं न आहे। के सितारा अहिड़ा बि हूंदा आहिनि जेके ज़मीन ते आहिनि। उहे सितारा उहे हूंदा आहिनि जिन पंहिंजी महिनतुनि सां, पंहिंजी कावशुनि सां, पंहिंजी कोशिशुनि सां, पंहिंजी स्ट्रगल सां पंहिंजो पाण खे हिकु सितारो मञायो आहे। पंहिंजो नालो, पंहिंजे माउ पीउ जो नालो, पंहिंजे शहर जो नालो, पंहिंजे मुल्क जो नालो रोशन कयो आहे, पंहिंजी महिनतुनि सां कयो आहे। ऐं अहिड़ा सितारा हिन प्रोग्राम में तव्हांखे खोड़ सारा मिलंदा। खोड़ सारे सितारनि सां असां तव्हांखे मिलाईंदासीं जिन सां तव्हां यकीनन मिलण बि चाहींदा हूंदो, उन्हनि खे ॿुधण बि चाहींदा हूंदो। छो जो ॾिसो, असां जॾहिं बि कंहिंजा परस्तार हूंदा आहियूं या असां कॾहिं कंहिं वॾी लेवल ते को माण्हू ॾिसंदा आहियूं त हिकिड़ी दिलि में ख़्वाहिश थींदी आहे त यार काश असां इन सां ॻाल्हायूं या असां इन खे ॿुधूं त इन जी पर्सनल लाइफ कीअं आहे या हीअ पंहिंजे कम खे कीअं पियो वठी हले, कीअं कहिड़ी महिनत करे ऐं छा कहिड़ी जाखोड़ करे हिस ताईं पहुतो आहे। त पोइ तॾहिं असां कॾहिं उन्हनि सां फेस टू फेस न ॻाल्हाए सघंदा आहियूं। ज़ाहिरी ॻाल्हि हर कंहिं माण्हू जी अप्रोच न आहे हूंदी। त पोइ ओड़नि माण्हुनि जे लाइ ऐं पूरी असां जी जेका जंहिं मुआशिरे में असां रहूं था, जेके असांजे सुठनि सितारनि जा जेके परस्तार आहिनि, उन्हनि जे लाइ अहिड़ा प्रोग्राम असां मुनक़िद कंदा आहियूं त जीअं तव्हां उन्हनि खे ॾिसी सघो, ॿुधी सघो त कहिड़ी महिनतुनि सां हिते पहुता आहिनि। त अॼु बि असां सां तमामु हिकिड़ो सुठी तबियत जो मालिक, तमामु बहितरीनु शख़्सियत ऐं उन्हनि जो तारीफ़ ऐं छा करायां, मतिलबु जेतिरी तारीफ़ उन्हनि जी कजे ओतिरा घटि आहिनि। पर पहिरियां उन्हनि जो तारीफ़ करण खां पहिरीं जेको आहे उन्हनि जे मान में जेको आहे हिकिड़ो शेर पढ़ंदसि। तुम तकल्लुफ़ को भी इख़लाक़ समझते हो फराज़, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। त बाक़ी बि दोस्त हर हथ मिलाइण वारो न हूंदो आहे ऐं असां कॾहिं कॾहिं हर कंहिंखे दोस्त सम्झी वठंदा आहियूं। पर बहरहाल असां जेको आहे उन्हनि खे वेलकम कंदासीं दिलि जी गहराइनि सां धरतीअ जे सितारनि में। अॼु जेको सितारो असां सां गॾु आहे उहो आहे प्रेसिडेंट कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री फराजुर रहमान साहब। उन्हनि खे वेलकम कयूं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। पहिरियों जेको असां सवाल कंदासीं अमूमन जीअं असां सभिनी खां कंदा आहियूं त अॼु ही जेको सितारो असां सां गॾु है उनखां वो ही सवाल हूंदो। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये होगा कि आपकी इब्तिदाई जो तालीम है वो आपने कहाँ से हासिल की और पैदाइश की जगह जो है नैन कौन सी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने धरती टीवी और धरती के सितारों में मुझे मुंतखब किया। और यकीनन मैं अभी तफले मकतब हूँ, मगर इस इज़्ज़त अफजाई का शुक्रिया। थैंक यू। बात यह है कि मेरी पैदाइश कराची की है और मैं जो है वो इब्तदाई तौर पे मैं नॉर्थ नाज़ाबाद में रहता था और फिर मैं डिफेंस शिफ्ट हुआ। तो तालीम के हवाले से जो है वो बिकन हाउस से मैंने इब्तदाई तालीम हासिल की। फिर मैंने इस्लामिया कॉलेज ज्वाइन किया, मगर उसी दिनों में मैंने कारोबार में भी कदम रख दिया था आफ्टर माई मैट्रिक। तो उसके बाद जो है वो कारोबार भी चलता रहा, स्टडीज़ भी चलती रहीं। और फिर ग्रेजुअली शुरू में मैं कपड़े का काम संभालता था। अच्छा। क्योंकि हमारी बिज़नेस फैमिली थी तो कपड़े का काम भी था और साथ में जो है वो इंडस्ट्री का था। फिर उसके अलावा कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस था। तो शुरू के अंदर जो है वो मैंने जो मेन काम सीखा, जहाँ से मैंने शुरुआत की, वो कपड़े का काम था। उसमें लेडीज़ गारमेंट्स, लेडीज़ कपड़ा जो है वो हुआ करता था। अच्छा, वो बनाते थे? जी, वो बनाते थे, बेचते थे, रिटेल आउटलेट तक वो सारा काम। अच्छा, जैसे काटी के फाउंडर जो थे वो आपके फादर थे, तो मेन जो मकसद था वो काटी का बनाने का मेन पर्पस क्या था और ये कब बनी? काटी 1970 में वजूद में आई और इसका जो है वो पहले जो बेसिकली उस ज़माने में आपको पता है कि पाकिस्तान जब बना तो बुनियादी जो हमारा जो कॉन्सेप्ट था पाकिस्तान के अंदर, जो उस वक्त के लोगों ने जो मिलजुल कर कम्युनिटी बेसिस के ऊपर पाकिस्तान को आगे की तरफ लेके चले हैं। और उसकी मिसाल नहीं मिलती। उन कम्युनिटी बेसिस के अंदर कोई शख्स अपने घर से कलम लाता था, कोई कागज़ लाता था,
कोई किसी तरीके से जो है वो पाकिस्तान की तरक्की और कामरानी के लिए गोशां थे। सही। और उसी ज़माने के अंदर जो है वो भुट्टो साहब के दौर के अंदर जो है ये एसोसिएशन का जो है सिलसिला आया, क्योंकि चीज़ें जो है वो ये होती थी कि जी वो लोगों की बात हुकूमत तक पहुंचाने वाले कोई इदारा नहीं होता था। सही। तो लिहाजा कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को जब अयूब खान के दौर के अंदर ये इंडस्ट्रियल एरिया बना तो उसके बाद जो है वो बिल्कुल बदहाली का शिकार था। तो लिहाजा हमारे वालिद साहब ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर इसकी बुनियाद रखी और कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री इसका नाम रखा, इसका लोगो डिज़ाइन किया और उसके बाद से लेके आज तक कोई 52 इयर्स हो गए हैं और मैं इसका प्रेसिडेंट आफ्टर 52 इयर्स बना हूँ। तो ये समझ लें कि एक बहुत बड़ी काटी की एक तारीख़ है जी। और उसमें मेरे बड़े भाई सन 2000 में चेयरमैन रहे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सन 2022-23 का चेयरमैन हूँ और बस ये कारवां इसी तरह चल रहा है। और इसमें दरमियान में जितने भी लोग आए उन्होंने बहुत काम किया और यकीनी तौर पे आज अगर काटी इस सतह पे मौजूद है, ये कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया इतना डेवलप आपको नज़र आता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बावजूद कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया बेआबाद नहीं हुआ, तो इसमें काटी का बड़ा किरदार है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने कहा कि 52 इयर्स ओल्ड मतलब हो चुके हैं माशाल्लाह से, 52 साल थी मैंने जो काहिन इंडस्ट्रीज़ के इनके हलाई ने, कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, मतलब कितने छोटे मोटे कारखाने हैं, क्योंकि ये जो जोन है कराची का जाहिर सी बात है दूसरे नंबर पे बड़ा स्टेट है ये कोरंगी, तो कितने कारखाने हैं, कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, कितने मजदूर जो हैं वो रोज़गार कर रहे हैं? जी, लास्ट स्टडी जो हमने की थी तो 5000 इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो यहाँ पे काम कर रही हैं। अच्छा। इंडस्ट्री और कॉरपोरेट। अच्छा, कुछ ऐसी होती है इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कुछ उसके सप्लायर्स होते हैं, कुछ कॉरपोरेट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं इंजीनियर्स होते हैं, इंजीनियर्स फर्म होती हैं। तो इस तरह अगर देखा जाए तो 5000 से ज़ायद जो है वो कारोबारी जो इदारे हैं वो यहाँ मौजूद हैं, जिसमें वेयर हाउसेस भी होंगे, जिसके अंदर जो है वो कंसल्टेंट्स भी होंगे और जिसके अंदर इंडस्ट्रीज़ भी होंगे। और एक एक इंडस्ट्री के अंदर भी शेड्स होते हैं, तो उसके अंदर भी मुख्तलिफ कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के क्लस्टर मौजूद होते हैं। उसके साथ हमारे साथ मेहरान टाउन लगा हुआ है। मेहरान टाउन के अंदर भी एक बहुत तेज़ी के साथ कॉटेज इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं जो कि सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं किसी भी बड़ी इंडस्ट्री की। उसके साथ पीछे आप देखें तो हमारे पास जो है वो कोरंगी क्रीक का इलाका लगता है और उसके साथ हमारे साथ कुछ रेवेन्यू की लैंड है, कुछ हमारा कोरंगी का रेजिडेंशियल एरिया जो इंडस्ट्रीज़ में तब्दील होता जा रहा है। उसमें 7A है जो लेदर सेक्टर के हवाले से जो है वो बिगेस्ट एक्सपोर्ट जो है वो लेदर की 77% एक्सपोर्ट जो लेदर की हो रही है वो थ्रू आउट कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से हो रही है। अच्छा। उसके अलावा बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ यहाँ मौजूद है। उसके अलावा जो है यहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज़, मेजर 2 बड़ी ऑयल रिफाइनरीज़ मौजूद हैं। यहाँ इंग्लिश बिस्किट बनाने वाले जो सबसे बड़े बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला की फजल करम से इस इंडस्ट्रियल एरिया की डायनेमिक ऐसी है कि इसकी चारों तरफ से जो इसको एक एटमॉस्फेयर मिलता है, जो जोग्राफिकली ये इतना मजबूत है कि इसको चारों तरफ से जो है वो जो एडवांटेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से ये काफ़ी प्रमोट हुआ। अच्छा, जैसे आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि कोई ऐसा इदारा नहीं था जो कोरंगी या यहाँ के आसपास के लोगों की आवाज़ हुकूमत तक पहुँचाए, तो जब ये इंडस्ट्रीज़ वगैरह बनी है या वहाँ तब से लेकर अब तक हुकूमत का कितना सपोर्ट है आपको? देखिए, हर दौर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस होते हैं। जैसे कि अगर आज का दौर का मैं चैलेंज बोलूँ तो सबसे बड़ा चैलेंज स्टेट बैंक खुद है। अच्छा। सबसे बड़ा चैलेंज गवर्नमेंट खुद है। सबसे बड़ा चैलेंज इकनॉमिकल कंडीशंस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये कि जो है वो एक इत्मीनान की फ़िज़ा और कारोबारी जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल तकरीबन ना होने के बराबर हो गया। अच्छा। अब इस चैलेंज को आज का प्रेसिडेंट यानी मैं उसको उस तरह से देख रहा होता है। हम अपने सजेशंस लाते हैं, हम अपनी टीम के साथ डिस्कस करते हैं और फिर इसी तरीके से हम उन मामलात को हुकूमत तक पहुंचाते हैं, जिसमें से कुछ बातें तो हमारी ओवर हेयर हो जाती हैं और कुछ बातों पे अमल हो जाता है। अल्टीमेटली होता यही है कि जो सजेशन हमारे पहले मौके पे आता है, जैसे मैंने उनसे कहा
बार बार कहता रहा कि जी आपको जो है वो एलसीज के चक्कर में कंटेनर को नहीं रोकना चाहिए, आप इसको जो है वो कंटेनर्स को रिलीज़ करें ताकि वो चाहे आप इंपोर्टर से बोलें कि भाई वो अपना पेमेंट का इंतज़ाम खुद कर ले, मगर उसके बावजूद जो है वो गवर्नमेंट ने नहीं सुना। मिफ्ता इस्माइल साहब के वक्त से मैं ये बात कह रहा हूँ। मैंने उन्हें लेटर लिखा जब मैं कोरंगी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट नहीं था, उसके बावजूद मेरे पास एक फोरम है पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन, उस फोरम से मैंने उनको 12 लेटर लिखा मिफ्ता इस्माइल साहब को कि जी आप इसको इस तरह से इस मामले को हल कर सकते हैं, जब उन्होंने 84-85 चैप्टर पे पाबंदी लगाई। अब बात यह है कि देखिए हमारा काम एज अ बिजनेस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव के हम आगे आवाज़ उठा सकते हैं, हम उन्हें सजेशन दे सकते हैं, मगर मजबूरी ये है कि हमारी आवाज़ को सीरियस नहीं लिया जाता। दुनिया भर में चैम्बर्स हो गए, एसोसिएशंस हो गए, उनकी बड़ी एक अहमियत होती है, उन्हें मिनिस्ट्री का दर्जा दिया जाता है, उनके मामलात को देखा जाता है। यहाँ बदकिस्मती से ये है कि हम बोलते चले जाते हैं और फिर एंड में जब जो है वो चिड़िया चुग गई खेत, तो फिर वो जाके उनको समझ आता है कि जी मामलात कहाँ होते ख़राब और कहाँ से सही हो सकते थे। बात ये इस वक्त मैं समझता हूँ, मैंने अभी दिरोजो साहब मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ अभी तशरीफ़ लाए थे, उनसे भी मैंने बात की कि सर बातें तो बहुत हो गई, अब हमें ये चाहिए। और बड़ी मैंने आप मौजूद थी, आपने भी देखा कि मैंने कमांडेबल उनको बोला कि भाई हमें ये चीज़ चाहिए, आप हमें करके दें, क्योंकि अगर आप हमें लीड करेंगे एज अ सिंध के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर की हैसियत से, तो अगर ये चमन बनेगा तो ये चमन आप ही का है, मेरा चमन नहीं है। बात ये हम तो वॉलंटियर काम कर रहे हैं ना, हमें कोई इंसेंटिव है ना, हमें कोई बेनिफिट है ना, हमें कोई तनख्वाह है, हमें तो घर से लाना है या खाना है, ठीक है ना। मगर उसके बावजूद अगर हम काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की कर जाए और हमारे आने वाली नस्लों को कुछ मिल जाए, तो अगर हम इस पे काम कर रहे हैं तो भाई इस पे आपका किरदार ये है कि आप हमें सपोर्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे थोड़ा बिजली और गैस पे थोड़ी बात करेंगे कि जैसे आप देख रहे हैं अभी हालात कहाँ और किस तरफ जा रहे हैं। बिजली तो पहले होती नहीं थी, अभी थोड़ी सर्दियाँ आई है तो चलो बिजली नज़र आ रही है, लेकिन गैस जो है बिल्कुल गायब हो चुका है। तो आप इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ चला रहे हैं, तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? देखें, इसमें बेशतर इंडस्ट्रीज़ जो कि गैस से रिलेटेड थी, लोकल इंडस्ट्री, लोकल प्रोडक्शन वाली, वो बंद हो चुकी हैं। उनको गैस नहीं दे रहे। अच्छा, इसमें जो है वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ को गैस दी जा रही है और जाहिर है कि वो डेफिनेटली एक तो दो किस्म की, यहाँ मैं अक्सर एक बात कोट करता हूँ कि देखें, एक तो एक्सपोर्टर है कि जो आपको एक्सपोर्ट करके रेवेन्यू ला के दे रहा होता है, ठीक है ना, वो आपका चाहिता होता है कि जी आपको एक्सपोर्ट के रेवेन्यू ला के दे रहा है। दूसरा, आपको जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो दो किस्म की सपोर्ट कर रहे होते हैं। एक तो आपको वो जॉब क्रिएशन करके दे रहे होते हैं, दूसरा वो आपको उन चीज़ों की इंपोर्ट से बचा रहे होते हैं, सही, जो चीज़ें आपको इंपोर्ट करके इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। तो बात यह है कि देखा जाए तो विन विन सिचुएशन दोनों सूरतों में, दोनों इंडस्ट्री चलेंगी तो पाकिस्तान चलेगा। सही। और सिंध को देखिए, मैं कोई तासुबी बात करना नहीं चाहता, मगर सिंध से गैस निकलती है तो सिंध की इंडस्ट्रीज़ का पहला हक है। मैंने अभी मिनिस्टर साहब से भी ये कहा कि देखिए आप हमारा केस लड़ें। देखिए, हमने 72% 73% पे हम लोग रेवेन्यू था पूरे पाकिस्तान का, कराची या सिंध रेवेन्यू देता था, तो वो रेवेन्यू अब घटकर 52% पे रह गया या 64% पे रह गया। 52% एक्सपोर्ट हम करते हैं, ठीक है। अब बात ये है कि अगर इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के और उस रेशो से भी अगर हमें हमारा हिस्सा दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि सारी इंडस्ट्रीज़ का पहिया चल सकता है। यहाँ बेरोज़गारी होती है, यहाँ अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होती है, यहाँ कोई अल्टरनेट है नहीं, यहाँ कोई साइडों में ज़मीनें नहीं है कि वहाँ जाके वो मज़दूर जो है वो अगर इंडस्ट्री में नौकरी नहीं मिली तो वो जाके खेती बाड़ी कर लेगा। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये 3 करोड़ की आबादी का शहर है और इस आबादी के शहर की जो वाहिद रोज़ी है वो इंडस्ट्रीज़ है। तो लिहाजा अगर इस चीज़ पे देखें, इस वक्त बहुत लोग परेशान हैं। मैं इंडस्ट्रियलिस्ट की क्या बात करूँ, मैं तो बात ये कि एक इंसानियत के नाते मैं ये बात कर रहा हूँ कि देखें, जो इंडस्ट्रिस्ट हैं वो अपनी जगह परेशान हैं, जो जॉब वाले लोग हैं वो अपनी जगह परेशान हैं, और जो 25,000 रुपये के अंदर मजदूरी कर रहा है वो अपनी जगह परेशान है। हर इंसान जो है वो इस वक्त जो है वो गहमा गहमी के अंदर लगा हुआ है, अफरा तफरी के अंदर लगा हुआ है, घरेलू सुकून नहीं है, इंसान से खुशियाँ छिन गई हैं। और बात यह है कि ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर हमने कॉन्क्रीट पॉलिसी के ऊपर काम नहीं किया, बार बार कहते रहते हैं चार्टर्ड ऑफ इकनॉमी पे काम करें, चार्टर्ड ऑफ इकनॉमी पे काम करें। आज से नहीं कह रहा, 5 साल से बात कर रहा हूँ मैं ये।
अब मजबूरी ये है कि मैं 5 साल से बात कर रहा हूँ, सुनाई इनको नहीं देती, ठीक है। फिर जब शहबाज शरीफ ने चार्टर्ड ऑफ इकनॉमी की बात की तो जनाबे वाला वो चार्टर्ड ऑफ इकनॉमी हो गया, फिर उन्होंने फेडरेशन वालों ने बात करने लगी, फिर चैम्बर वाले भी करने लगे। बात ये है कि इसका एक अल्टीमेट फ़ायदा ये है कि आप बोलना तो शुरू करें। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब आप जो है बोलते तो बहुत कुछ है, होता नहीं है। मैंने कहा कम से कम मैं बोलता तो हूँ, सही बात, ठीक है ना। अब बात ये है कि देखें, हमें आप ऐसे जर्नलिस्ट अपना कलम उठाएंगी, आपका काम तो नहीं है कि आप तोप चलाएं। बिल्कुल। एज अ बिजनेस कम्युनिटी के एक वर्कर की हैसियत से मैं समझता हूँ कि जी मैं बेहतर सजेशंस जो मेरे दिल के अंदर है, जो दिल से बात करूँ, स्पीक फ्रॉम माई हार्ट, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने दिल से बोलूँ। देखिए बात ये, पाकिस्तान है तो हम हैं, नहीं तो हम किसी हिंदू बनिए के नौकर होते, मुंशी होते, हम क्या कर लेते। बात ये, आज अल्लाह ताला ने हमें ये सरज़मीन मुमलिकत पाकिस्तान अता फरमाया है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। और एटलीस्ट 10 साल मैं समझता हूँ हर ख़ास व आम को, अफसर हो, डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो मज़दूर हो, ये सोच ले कि इस 10 साल उसने अपनी जेब नहीं भरनी, पाकिस्तान की जेब भरनी है, तो पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। ज़बरदस्त। अच्छा, ब्रेक जो भी टाइम थियो आहे धरती जे सितारनि में प्रोग्राम असांजो जारी सारी आहे ऐं तमामु प्यारी गुफ्तगू असांजी जगह आहे उहा बि हलंदी रहंदी, पर वठूं था ब्रेक ऐं ब्रेक खां पोइ वरी ॻाल्हायूं। वेलकम बैक जी। दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे धरती जे सितारनि में भलीकार कयूं था ऐं फराजुर रहमान साहब असां सां गॾु आहिनि। ऐं हाणे जेको असां सवाल कंदासीं उहो इलाही इंट्रस्टिंग सवाल आहे, छो जो जॾहिं बि को भी असांजो वॾो कंहिं भी फील्ड में हूंदो आहे, अच्छा कोई भी हमारा जो बड़ा है जैसे भाई है या फादर है, जिस फील्ड में होते हैं तो उनकी भी ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा इसी फील्ड में आए। तो आपके फादर जो है वो काटी के बानी थे, तो आप उनको देखकर इंस्पायर हुए, मुतासिर हुए कि मुझे भी इस फील्ड में जाना है, उनकी ख्वाहिश थी या आपका अपना शौक था? हाँ नहीं, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। बात यही कि देखें, एक मिसाल है पुरानी, और बाप हो या माँ हो, उसको बच्चे की पहचान जो है ना वो पहले से हो जाती है जी। तो मेरे वालिद साहब मुझ में एक लीडर छुपा देखते थे। अच्छा। जब मैं 10 साल का था, मेरे वालिद का इंतकाल उस वक्त हो गया जब मैं 12 साल का था। सही। तो मुझे याद है कि वो मुझे ये कहते थे कि तुम कराची चैम्बर के सदर बनोगे, और बड़े खुश होते थे जब मैं तकरीरी मुकाबलों में पहला नंबर हासिल करता था। सही। तो वो अक्सर बेशतर मुझसे इस हवाले से बात करते थे, जबकि मेरा नहीं ख्याल कि वो एज ऐसी थी कि जिसमें जो है वो कोई ऐसी बात की जाए। तो वो बहरहाल मुझे इस तरह से फील करते थे, इस तरह से मुझे महसूस करते थे, और शायद वही एक बात थी जो मेरे दिमाग में बैठी हुई थी कि मैं ये समझता था कि जी मैं इस अपने काम के अलावा, अपने बिजनेस के अलावा मैं कुछ करने के लिए पैदा हूँ। सही। ठीक है ना। अब खुशकिस्मती से मुझे बड़ी आसानी पैदा हुई कि जब मैं कोरंगी एसोसिएशन में आज से 22 साल पहले जब एज अ मेंबर मैं इलेक्ट हुआ और उसके बाद इसी के अंदर आया, उसके बाद मैं वाइस चेयरमैन 2013 में बना, फिर 2018-19 में मैं सीनियर नायब सदर बना, तो आज मैं प्रेसिडेंट बना। तो जब ये सारे सफ़र मैंने तय किए और इसके अंदर मैंने सोशलाइजिंग सीखी, मैंने लोगों से गुफ्तगू करने का अंदाज़ सीखा, और मैंने एक चीज़ देखी, मेरे दोस्त आए हुए थे और वो बात कर रहे थे कि इससे मेरा क्या फ़ायदा। तो मैंने कहा कि अगर जो अपना फ़ायदा देखता है वो लीडर नहीं होता। सही। ठीक है ना। फ़ायदा आप ये देखें कि आपके दोस्त का क्या फ़ायदा है, फ़ायदा आप ये देखें आपकी फैमिली का क्या फ़ायदा है, फ़ायदा आप ये देखें आपके मुल्क का क्या फ़ायदा है। जो शख्स जिसके अंदर ये जज्बा ना हो, उसे आगे बढ़ने का शौक़ नहीं होना चाहिए, फ़कत सीट के लिए, फ़कत सिर्फ इसलिए कि जी मैं कोई ओहदा हासिल कर लूँ। तो मैं अगर पाकिस्तान को आप तरक्की देना चाहते हैं तो अगर सबसे पहले हमें अपनी ज़ात से बढ़कर सोचना पड़ेगा, अपनी ज़ात से बढ़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा भी कि कुछ एम रख के ही बंदा आगे बढ़े, और अगर खुद में ये कॉन्फिडेंस ना समझे कि मुझ में ये एबिलिटी मौजूद नहीं कि मैं इस काम को आगे बढ़ा सकता हूँ, अगर है तो फिर ही आगे बढ़े। तो जिस सीट पे अभी या जिस ओहदे पे अभी आप बैठे हो, अल्लाह ताला हर किसी को मौका दे, और आपको भी अल्लाह ताला ने सिलेक्ट किया है इसी सीट के लिए, आपको ये सीट मिली है, तो आपने
क्या सोचा है अभी कि कोई नया प्रोजेक्ट लाएंगे, ऐसा कोई काम करेंगे कि इससे पहले किसी प्रेसिडेंट ने या चेयरमैन ने ना किया हो? जी बिल्कुल, अल्लाह ताला के फजल करम से कहते हैं ना, नियत साफ मंजिल आसान। तो मैं जो है जब ओहदा मैंने संभाला तो मेरी पहली मीटिंग में ही सलाउद्दीन साहब जो है वो अपॉइंट हो गए थे। अच्छा, वाटर बोर्ड MD। अच्छा, मैंने सेवरेज के हवाले से अपना प्लान बनाया हुआ था। सेवरेज का है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्रीनरी है, और फिर मैंने सबसे बड़ी जो एक चीज़ मैंने सीखी वो कम्युनिटी बेस्ड जो है वो अपने आप को कैसे बेहतर किया जा सकता है। सही। क्योंकि जो शख्स अपनी फैक्ट्री के सामने की या अपने घर के सामने की सड़क ऑन नहीं करता, मेरी नज़र में वो कम्युनिटी सिस्टम का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल। तो सबसे पहले अगर हम अपने घर से कचरा निकाल के बाहर रोड पे फेंक देते हैं तो ये हमारी सबसे पहली गैर इंसानी और गैर फितरी हरकत है। बिल्कुल। तो हमें मैं इस पे पूरा काम किया। मैंने अपने तमाम मेंबर्स को लेटर लिखे पहले ही दिन, जबकि कोई प्रेसिडेंट जो है वो नॉर्मली अपने नंबर इतने ज़्यादा वायरल नहीं करता, जबकि मैंने अपने तमाम मेंबर्स जो मेरे 1000 मेंबर्स हैं उन सारे 1000 मेंबर्स को मैंने बाकायदा से लेटर लिखा, अपना मोबाइल नंबर दिया और मैंने उनको एक एक करके दावत पे बुलाया और उनके अंदर ये चीज़ और एक सेंस मैंने उनके अंदर पैदा करने की कोशिश की कि जी आपने ऑन करना है। बिल्कुल। ठीक है, ये तो हो गई पहले ही बात। फिर मैंने आपसे कहा कि जैसे सलाउद्दीन साहब आ गए तो हमारे पास एक बजट था जो हमें वाटर एंड सेवरेज की तरफ से रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, तो हम सोच रहे थे कि हम विंचिंग मशीन या और कोई चीज़ें लेके हम अपने मेंबर्स की भलाई के लिए कुछ काम कर लें। तो मैंने सलाउद्दीन साहब से दरख्वास्त किया और उन्होंने हमको एक सक्शन की जो 2 गाड़ियां हैं वो अलॉट कर दी, जो कि ना सिर्फ ये यहाँ हमारे पास पार्क होती हैं, अब उनका डीजल और तमाम चीज़ें हम मेंटेन कर रहे होते हैं, और उससे वक्ती तौर पे जो बरसात के बाद के हालात थे और जिसकी वजह से रोडें मूवेबल नहीं थी और कोई शख्स या मोटरसाइकिल वहाँ से गुजर नहीं सकता था, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो उस कैफियत से हम बाहर आ गए। इसको कहते हैं वक्ती तौर पर रिलैक्सेशन। सही। अच्छा, अब क्योंकि लाइनों में चोकिंग बहुत है, विंचिंग मशीन की ज़रूरत है, और उसके हवाले से भी अभी दरेजो साहब तशरीफ़ लाए थे, उनसे भी मैंने अर्ज़ किया कि जी हमें ट्रैक्टर ट्रॉली दरेजो, मतलब देखिए पब्लिक पार्टनरशिप है। अगर मुझे अल्लाह ताला ने ये मनसब दिया है और काटी को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि आज मैं हूँ, मेरे बाद कल दूसरे होंगे, और वो सब काम करने का शौक़ रखते हैं। और प्लस ये कि हमारे यहाँ एक सबसे अच्छी जो चीज़ है कि हमारे यहाँ जो वंस अ प्रेसिडेंट इज़ ऑलवेज अ प्रेसिडेंट। सही। ठीक है ना, तो वो उसको उस तरह से लेके चलते हैं, ओनरशिप लेके चलते हैं। तो उस ओनरशिप को देते हुए अगर हमें ये जो हमारी इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं इसको सिंध गवर्नमेंट के साथ, जैसे कि आज काफ़ी ऐलानात हुए हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि ये मेरे टेन्योर के अंदर ये चीज़ें अप्रूव हो गई हैं और इसकी समरी अल्हम्दुलिल्लाह सेक्रेटरी साहब ने आज ही इसकी समरी बनानी है और आगे भेजनी है। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि अनकरीब महीने के अंदर या 10 दिन 15 दिन के अंदर इसके में भी रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे। तो अब ये तो हो गई एक बात। फिर मैं इस पर मेरा था कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाना था कि किस तरह से जो है वो मैं लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर कर सकता हूँ। देखिए, इसके लिए मैंने जो है वो कैमरे के हवाले से हमने कोई तकरीबन 100 कैमरे जो है वो हमने लगाने हैं मेन स्ट्रीट्स और साइड स्ट्रीट्स के ऊपर, और उन कैमरास के साथ हमने रेंजर से भी बात की हुई है, हमने पुलिस से भी बात की हुई है। तो हम जो है वो इमीडिएट रिस्पांस टीम जो है वो हम बना रहे हैं, उसके साथ एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद होंगी। तो हम जो है वो एकदम जो है वो लोगों को रिस्पांस के लिए पहुंच सकते होंगे, जिसके ज़रिए से मैं समझता हूं कि हमारे मेंबरान को एक जो बेसुकूनी का आलम है वो ख़त्म हो जाएगा और जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं उन पे भी हम कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। जावेद ओडो साहब का मैं जिक्र करना चाहूँगा, इंतहाई अच्छे अफसर हैं और बहुत कोऑपरेट करते हैं और जस्ट लाइक अ बिग ब्रदर फॉर मी। तो उन्होंने भी हमें बड़ा सपोर्ट किया इस हवाले से, और यकीनी तौर पे मैं डीजी रेंजर साहब का भी मशकूर हूँ कि जो कि एक सिंगल कॉल पे हमारे लिए अवेलेबल होते हैं, और अल्लाह के फजल करम से मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला विद इन 2-3 मंथ्स हम इस पे कामयाब हो जाएंगे। उसके साथ एक क्लीन एंड ग्रीन कैंपेन चलाने का मेरा इरादा है, उसके लिए मैंने काम शुरू कर दिया। तो इंशाअल्लाह ताला उस पर भी हम, जैसे ही आप इंडस्ट्रियल एरिया में दाखिल होंगे तो आपको एक अलग सा माहौल नज़र आए, मतलब क्योंकि यहाँ पोल्यूशन भी बहुत होती है, फिर यहाँ 15 लाख का टर्नओवर है स्टाफ का,
जो बाहर से आता है, इंटरनल स्टाफ अलग है। तो बात ये कि इतनी बड़ी जगह पे, यानी इतने से अगर हिस्से के अंदर आके इतनी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तमाम चीज़ें, तो मशीनें चलती हैं, वो सब ऑक्सीजन करती हैं, फायर जलती है, वो ऑक्सीजन जलाती है। तो यहाँ पे ग्रीनरी एज़ कम्पेयर टू शहर ज़्यादा होनी चाहिए एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करने के लिए, तो उसके ऊपर भी काम जारी है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, अक्सर हम टीवी टॉक शोज़ जो हैं उनके थ्रू या अखबारात के थ्रू सुनते हैं, देखते हैं कि यहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बाहर शिफ्ट हो रही हैं, जैसे लाइक पंजाब हो गया, बांग्लादेश हो गया। तो इनका जो मेन रीज़न है वो क्या है शिफ्टिंग का? बिजली, गैस और इलेक्ट्रिक। अच्छा। अब बात यह है कि पंजाब में पानी बहुत है, तो लिहाजा वो पानी जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि जिनकी फिनिशिंग प्रोडक्ट के अंदर पानी इस्तेमाल होता है, तो वो कोशिश करते हैं कि वो वहाँ पे अपनी इंडस्ट्री लगाएं। और फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से, और फिर आपको पता है, देखें, लाहौर मुसलसल डेवलप हो रहा है, फैसलाबाद मुसलसल डेवलप हो रहा है, कराची की जो सड़कें 20 साल पहले टूटी हुई थी वैसे ही 20 साल हो गए वो टूटी फूटी पड़ी है। बात यह है कि लोगों को बाहर निकलते हैं तो मोबाइल इस्तेमाल करते हुए डर लगता है कि स्नैचर है। तो अगर हम ये लॉ एंड ऑर्डर को और इन चीज़ों को अगर कंट्रोल कर लें और हम यहाँ पे जीने का हक सबको दे दें, तो मैं नहीं समझता कि कराची जैसा कोई दूसरा शहर है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, आपने जैसे कहा कि आपने जो मेन वजह बताई कि इंडस्ट्रीज़ यहाँ से क्यों शिफ्ट हो रही हैं, तो ये इंडस्ट्रीज़ वहाँ शिफ्ट ना हो, और आपने जैसे कहा बिजली है, गैस है, पानी है, और इस तरह की चीज़ों की वजह से ये इंडस्ट्रीज़ जो है बाहर है, तो हमारे सिंध का, हमारे पाकिस्तान का ये नुकसान नहीं हो रहा? बिल्कुल नुकसान हो रहा है। देखिए, हम तकरीबन 52% जो एक्सपोर्ट है वो सिंध से हो रही है, और सिंध में बेशतर कराची से। अच्छा, अब ये जो 52% है, इसका जो 52% है, यानी 50% आप लगा लें कि एस्टिमेटेड, वो सिर्फ कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब बात ये है कि ये कोई अराउंड 74% था, ठीक है ना, 74% का रेवेन्यू जनरेशन यहाँ से था। अब वो 74% से 62% पे रेवेन्यू जनरेशन आ गया। ये नुकसान किसका है? बिल्कुल, ये नुकसान हमारा है। बात ये कि आबादी और कहीं तो जा नहीं सकती। देखें, जितना सस्ता घर यहाँ पे मिल जाता है, जितना सस्ती रहाइश यहाँ है, आज भी पंजाब में कहीं नहीं है। ठीक है। यहाँ के लोगों की एक वाहिद रोज़ी, मैंने जैसे पहले भी कहा कि इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, और इंडस्ट्रीज ही यहाँ की जो है वो ब्रेड एंड बटर है। तो लिहाजा इंडस्ट्री को फोकस करके यहाँ के मामलात को प्रायोरिटी पे हल करना गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जिम्मेदारी है। अब तो क्योंकि आपको पता है ना कि जब सिंध हुकूमत को इख्तियारात हासिल हो गए हैं, तो अब मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के ऊपर, चीफ मिनिस्टर साहब के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आती है कि कैपिटल ऑफ सिंध कराची को एक ख़ास अहमियत दी जाए और उसको एक ख़ास पैकेज दिया जाए। बात यह है कि हम कब तक ये इंतज़ार करते रहेंगे कि जी फेडरल पैकेज देगा? बात ये हमें ही देना पड़ेगा पैकेज, और हमें यहाँ की आवाम का दिल जीतना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे, और आप देखें खुशकिस्मती से आप इन्होंने थोड़ा सा काम शुरू किया है, तो आप रिजल्ट्स देख लें कि कभी सोचा था आपने कि जी 64 से अबव सीट्स जो है वो पीपल्स पार्टी ले जाएगी? 94 आई थिंक, बिल्कुल, है ना। तो अब इतनी जो है वो सीट्स ले गई, तो इसका मतलब है लोगों में पसंदीदगी का एक अंसर बढ़ रहा है। फिर आपने देखा अभी फराज आबिद लखानी साहब जो है उनको लेके आए एडवाइज़र टू सीएम। दानिश खान साहब हैं, उन्होंने भी जो है वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया, जो कि एक बहुत वेल नोन फिगर है पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी की। तो इस तरह बिज़नेस कम्युनिटी का एतमाद जीता जाए, यहाँ के लोगों को, अच्छे सुलझे हुए लोगों को आगे लेके आया जाए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, खुद पीपल्स पार्टी के अंदर इतना टैलेंट बढ़ा हुआ है कि बयान से बाहर। अगर ये प्रॉपर तरीके से काम करना चाहें तो मैं समझता हूँ कि सिंध को ये जल्द अज जल्द जो है वो एक हेवन बना देंगे। बिल्कुल। अच्छा, काटी पे आ जाएंगी कि काटी जो है वो जो बिजनेस कम्युनिटी है उनके लिए क्या काम करती है? काटी बिजनेस कम्युनिटी के लिए आवाज़ है। अब कभी मसला ऐसा होता है कि जी आपका कोई मतलब 17-18 तो इदारे होते हैं कि जो चक्कर लगाते हैं और थ्रेट्स भी करते हैं। और आपको पता है अभी लोकली सतह पे कोशिश तो है चीफ मिनिस्टर साहब की कि जी हम किसी तरीके से मामलात को बेहतर कर ले, मगर फिर उसके बावजूद लॉ एंड ऑर्डर के इशूज़ आते हैं, दसी इशूज़ आते हैं, आम आदमी की सुनवाई नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट की सुनवाई नहीं है। तो हम काटी का प्लेटफॉर्म ये होता है कि जी हम उनकी ना सिर्फ सुनवाई करें, उनकी बात आगे पहुंचाएं,
बल्कि हम रिसर्च वर्क के अंदर, R&D के अंदर अपना किरदार अदा करें, स्टार्टअप्स में अपना किरदार अदा करें, CSR में अपना किरदार अदा करें, और फिर हम उन मिनिस्टर्स को और उनके दरमियान जो गैप है उस गैप को कम करें, उनको यहाँ बुलाएं और बुला के अपनी जो मेंबर्स की जो शिकायत है उन शिकायतों को उन तक पहुँचाया जाए। तो इस सिलसिले में तकरीबन रोज़ो शब हम लगे हुए होते हैं और ना टाइम देखते हैं ना अपना कारोबार देखते हैं, हम पूरी तरीके से इस पे लगे हुए होते हैं। तो बस आप लोगों की दुआएं होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि एक कामयाब साल अल्लाह ताला मुझसे गुजरवा देगा। इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा, धरती जे सितारनि में ब्रेक जो टाइम थे, ब्रेक ते हलंदासीं, ब्रेक खां पोइ वरी करें। वेलकम बैक। जी हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे धरती जे सितारनि में भली कार कयूं था। ऐं हाणे जेको आहे हिकिड़ो ॿियो सुवाल आहे जेको हिकिड़ो आम जेका असांजी व्यूअर्स हूंदा आहिनि उन्हनि जो बि इहो सुवालु हूंदो, छो जो ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे बीइंग अ प्रेसिडेंट हिन वक़्तु, तो उन हिसाब सां पुछंदासीं आप क्या समझते हैं कि कराची में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं माशाल्लाह, तो आप क्या समझते हैं कि और इंडस्ट्रीज़ बननी चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत कमी है और इंडस्ट्रीज़ के लिए जो प्लॉट्स हैं वो बहुत महंगे हो चुके हैं। अच्छा। तो लिहाजा नए इंडस्ट्रीज़ के क्लस्टर्स बनना ज़रूरी हैं, जो कि नूरियाबाद में समझता हूँ कि सिर्फ पूरा नहीं कर सकता। नूरियाबाद में इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, उसके अलावा भी कुछ प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, मगर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा है। अच्छा। बात यह है कि अगर वो प्लॉट ले लें तो इंडस्ट्री कैसे डालेंगे, तो इंडस्ट्री के लिए हमेशा से हमने ये देखा कि सस्ते प्लॉट होते थे और इंडस्ट्री लगाने में लोग खर्चा करते थे। सही। तो इस वक्त जो है ना, वो सबसे बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं वो नहीं आ रहे। अभी फेज़ 2 जो है, फेज़ 3 जो है वो लॉन्च हुआ है साइट का, और नूरियाबाद पे लॉन्च हुआ है। और मगर जाहिर है, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि नूरियाबाद हर किसी के अप्रोच में नहीं होता। हर कोई इतनी, देखें, अगर कोई कॉटेज इंडस्ट्री वाला है जिसकी कमाई कम है, वो इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकता डेली बेसिस पे। कोई बड़ी इंडस्ट्री है उसके लिए तो नूरियाबाद फिर फिजिबल बन जाता है। अच्छा, फिर इसके लिए हमारे पास एक ही जोन बचता है, वो है गडाब जोन। अच्छा। गडाब के अंदर, क्योंकि अगर गडाब में हमने जैसे तैसर टाउन और दूसरी आबादी जो है वो ऑलरेडी वहाँ पे प्लॉटिंग्स काट दी हैं, तो अगर हम वहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन के ऊपर तवज्जो दें और मेरिट बेसिस पे मतलब ट्रेडिंग ना करने दें और ब्रोकर्स के ज़रिए उसको वो ना करने दें, तो मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसा आइडियल एरिया बन जाएगा कि जहाँ से साइट 2 से कनेक्टेड इंडस्ट्रियल एरिया बन जाएगा और बहुत तेज़ी से लोग वहाँ पे ना सिर्फ शिफ्ट हो सकेंगे बल्कि वहाँ पे अपनी इंडस्ट्रियाँ डाल सकेंगे। देखिए, शुरू में होता क्या है कि अब कोई भी शख्स जो है ना, पैदाइशी तो अमीर होता नहीं है। मुख्तलिफ लोग हैं जो अमीर होते हैं और फिर उसके बाद वो अगली इंडस्ट्री डालते हैं, उनके लिए प्लॉट का रेट कोई मसला नहीं करता उनके लिए भी मैटर है, मगर इतना नहीं करता। और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नए आइडियाज़ लेके आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि कुछ नई चीज़ बनाएं, तो उनको सस्ते प्लॉट्स मिलने चाहिए। और हर इंडस्ट्रियल एरिया जो भी आप सिंध गवर्नमेंट से मेरी दरख्वास्त है कि वो डेवलप करे, तो उसके अंदर एक इंडस्ट्रियल एरिया 4-5 एकड़ का वो ऐसा डेवलप करे कि जहाँ पे वो शेड्स बनाए स्टार्टअप्स के लिए, कि उनको वो बेसिक सहूलियात प्रोवाइड करें ताकि वहाँ वो अपनी प्रोडक्ट को तैयार करें और उसके बाद उसको मार्केट करें। फिर कल को जैसे ही उनको उस प्रोडक्ट पे लोन मिले या वो प्रोडक्ट सेल करने की पोजीशन में आ जाएं, तो फिर उसके बाद उनको कॉटेज इंडस्ट्री 200 गज, 250 गज, 500 गज के प्लॉट्स मिले और उस पर वो मूव हो जाएं। तो इससे हमारी जो इस वक्त देखिए ना, हमारी ये जॉबलेस बहुत बढ़ रहे हैं। अगर वही इंजीनियर्स, वही तमाम लोग जिनको जो ब्रेन्स हैं जो यहाँ से ड्रेन हो रहे हैं, जो कोई 7 लाख के करीब यहाँ से ड्रेन बाहर जा चुका है, ड्रेन हो चुका है, और मैं समझता हूँ कि अगले 6 महीनों में 14 लाख पे फिगर चली जाएगी, जो कि एक यूनिवर्सिटी से, क्योंकि मेरे कंसोर्शियम्स होते रहते हैं और मैं यूनिवर्सिटी से बड़ा कनेक्टेड हूँ, और मेरा अपना एक आइडिया कहता है कि ये हमारा एक बहुत बड़ा नुकसान होगा और उसके लिए हमें जो है वो फौरी तौर पे इक़दाम करने की ज़रूरत है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए देखें, ऐसी इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हम कर सकते हैं ना जहाँ बहुत बिजली नहीं खर्च होती, तो हमें बिजली, पानी, गैस, ये तीनों चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करने की ज़रूरत है कि वो चीज़ें जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हों ताकि वहाँ पे इंडस्ट्री फल फूल सके। बिल्कुल। अच्छा, जैसे अभी आपने सवाल का जवाब दिया कि हाँ मज़ीद बननी चाहिए और उनमें ये सहूलियात भी मौजूद होनी चाहिए, तो बीइंग अ प्रेसिडेंट आप
जो इंडस्ट्रीज अभी आपके अंडर में काम कर रही हैं उसमें लाखों हजारों जो है मजदूर रोजगार कर रहे हैं, तो बीइंग अ प्रेसिडेंट आप उन वर्कर्स की हेल्थ इंश्योरेंस के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, इसमें होता यह है कि जो वर्कर्स होते हैं उनके ज़्यादातर जितनी भी मल्टीनेशनल टाइप की कंपनीज हैं उन्होंने नॉर्मली उसके लिए हेल्थ कार्ड लिया हुआ होता है। अच्छा, हेल्थ कार्ड कुछ लोग ले लेते हैं, कुछ सैसी के ज़रिए उसका जो है वो बंदोबस्त करते हैं, सैसी की पेमेंट कर रहे होते हैं और अपने स्टाफ को रजिस्टर्ड कराते हैं। सैसी भी इम्प्रूव हो रही है मगर इसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट की अभी ज़रूरत है। उसके अलावा एक इदारा और है जो हॉस्पिटल्स और ये तमाम चीज़ें मैनेज कर रहा होता है, तो ये इदारे होते हैं। और उसके अलावा जो यहाँ जैसे अब आप अंदाज़ा करें कि इंडस हॉस्पिटल है जैसे कोरंगी में, उसमें ज़्यादातर डोनर कोरंगी से रिलेटेड हैं। उसके अलावा भी कुछ हॉस्पिटल्स हैं जिसके अंदर हमारे डोनर्स जो है वो हमारे कोरंगी से रिलेटेड हैं। तो लिहाजा हम कोशिश करते हैं कि अपने स्टाफ को ज़्यादा से ज़्यादा तिब्बी सहूलियात जो है वो मैसर करके दें। हम सरकारी खर्चे पे या सरकारी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते। हम चाहते हैं कि हम जो है जो स्टाफ है उसको ओन करें और ओन करने के बाद देखें, होता ये है कि चंद एक वो कहते हैं ना कि पानी में एक आध मछली तो गंदी होती है ना, तो उसमें यकीनी तौर पे मैं ये नहीं कह सकता कि 100% मगर 99.9% हम अपने जो स्टाफ हैं उनकी हेल्थ का ख्याल रखते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, मेंबर्स के भी बहुत सारे मसाइल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनको किस तरह हल करते हैं आप? देखिए, मेंबर्स की जैसे प्रॉब्लम आती है, कभी सैनिटेशन से रिलेटेड आती है, कभी रोड के हवाले से आती है, कुछ शॉर्ट टर्म होती है, कुछ लॉन्ग टर्म होती है, कुछ ऐसी होती है कि जिसको फौरी तौर पे आप एक एड्रेस कर लेते हैं तो भी उनका मसला हल हो जाता है। कंप्लेंट्स होती हैं, पुलिस से रिलेटेड कंप्लेंट्स होती हैं, तो उन चीज़ों को तो जो कि हाथ के हाथ हल हो सकती हैं, तो क्योंकि मेरा नंबर 24 घंटे ओपन होता है तो लिहाजा मैं उनको फौरी तौर पर जो है वो रिस्पॉन्स करता हूँ। अब वो बात यह है कि कुछ ऐसे मामला हैं जैसे कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तकरीबन मदहोश है ही नहीं। अब वो लोग कंप्लेन करते हैं, हम मुसलसल आगे कोशिश करते हैं कि जी किसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर काबू आ जाए, किसी तरीके से बाकी इदारे काबू आ जाए कि हम उनकी रोड बनाते हैं। हमारी तो ख्वाहिश है ना। अब मगर बदकिस्मती से होता ये है कि जी वो फंड का रोने लगते हैं, ठीक है ना, कि जी हमारे पास फंड नहीं है, हमें ये नहीं है, कभी वो नहीं है, दरअसल विल नहीं है। सही बात यह है कि एक बड़ी अच्छी बात कामरान तिसोरी ने की, गवर्नर साहब ने, कहने लगे कि यार बात यह है कि ऑफिसेस में पैसा हो नहीं हो ये बात अलग है मगर बिल तो हो, ठीक है। तो बात यह है कि मैं समझता हूँ उनकी बात को कोट करूँगा कि देखिए हमारे पास भी कोई वसाइल तो नहीं है, हम भी कोई सरकारी इदारा नहीं है, अरबों रुपए के हमारे पास कोई फंड नहीं आ रहे, ठीक है ना, मगर उसके बावजूद हम बिल है, हम टाइम दे रहे हैं, कम से कम हम उनकी सुनते हैं। तो बात यह है कि मैं मेंबरों के मसाइल के लिए मैंने बाकायदा यहाँ पे लॉग बुक बनाई हुई है जिसे मैं डेली बेसिस पे चेक करता हूँ। नहीं तो अगर कभी डेली नहीं कर पाता, बहुत ज़्यादा मीटिंग्स होती हैं, तो मैं 2 दिन में 3 दिन में एक दफ़ा ज़रूर चेक करता हूँ कि कितनी मेरी कंप्लेंट पेंडिंग है। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर काम कर रहे हैं और मेंबर्स, बाकी तो ज़ाहिर है कि मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनूँगा, मेंबर्स बताएंगे इंशाल्लाह ताला एंड ऑफ द ईयर कि फराजुर रहमान ने कुछ काम किया कि नहीं। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बिल्कुल। अच्छा, फराजुर रहमान अगर बिजनेस में नहीं होता तो फिर क्या होगा? फौजी। अच्छा, आपका अपना शौक था ये? हाँ, मैं बचपन से फौजी ही बनना चाहता था, मगर मतलब ये मेरा शौक था मगर बहुत जल्द ख़त्म हो गया था, फिर मैं बिजनेसमैन बनना चाहता। अच्छा, फिर ख़त्म भी हो गया। अच्छा, अब और क्या क्या हॉबीज़ हैं आपकी? फारिग टाइम में क्या करते हैं? मतलब म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं या शायरी सुनना पसंद करते हैं या कुछ लिखना पसंद करते हैं? हाँ, लाइट सॉन्ग्स और शायरी करते हैं आप? खुद तो नहीं करता, पढ़ते? हाँ, मतलब अच्छे शेर की कलेक्शन करने के शौक। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, खाने पीने पे अभी थोड़ा आ जाएंगे ना कि क्या पसंद है आपको खाने? हम दिल्ली वाले हैं तो दिल्ली वाले तो सिर्फ खाने के लिए जिंदा रहते हैं। तो मतलब जो भी मिला? नहीं, जो मुरगन मिले। मुरगन, अच्छा, वाह वाह, मुरगन डिजाइन खाते हैं आप, मतलब ज़बरदस्त। अच्छा, दूसरी ये बात, कलर्स तो माशाल्लाह जो भी कलर है बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हर किसी की अपनी पसंद होती है। कौन सा कलर पसंद है आपको? ब्लू ज्यादातर पहनना? मजबूरी में ग्रे। अच्छा। मतलब ग्रे मजबूरी में नहीं कहूँगा मगर हाथ ही ग्रे पे पड़ता है। तो मेरे पास जो कलेक्शन है उसमें ग्रे ज़्यादा है और ब्लू है और ऑफ वाइट है और वाइट है और मेरा ख्याल है मेन कलर, बल्कि अक्सर मैं ब्राउन पहनता हूँ तो बहुत लोग कहते हैं मिस्टर ब्राउन, तो यानी उनको लगता है कि मैं ब्राउन कलर
मेरे ऊपर अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो ये है। तो कलर्स का तो ऐसे ही है, कलर्स तो सारे ही अच्छे हैं जैसे आपने कहा। जी जी। मगर ये कि बस जनाना कलर कौन सा है और मर्दाना कौन सा है, बस ये इसमें फर्क। ये जबरदस्त। अच्छा, जब फारिग होते हैं फैमिली को टाइम देते हैं या दोस्तों को? मुश्किल सवाल है। बात ये है कि अगर तो फैमिली को टाइम दिया तो फारिग नहीं होता। अच्छा। और अगर दोस्तों को टाइम दिया तो इसका मतलब फारिग है। जबरदस्त। तो मतलब ज्यादा आप दोस्तों को ही देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि नॉर्मली तो आप ऑन ड्यूटी होते हो ना। चाहे आप ऑफिस में ड्यूटी पे हो, चाहे आप काटी पे ड्यूटी पे हो, चाहे आप बेगम की ड्यूटी पे हो, तो उसके बाद जो आपके पास टाइम बचता है वो फारिग टाइम कहलाता है, वो दोस्तों का होता है। अच्छा, वैसे बेस्ट फ्रेंड, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो जो बचपन से आपके साथ हो, कोई है? जी, हमारी जो इनिशियल जो गैदरिंग जो बचपन से है वो तकरीबन कुछ 7-8 लड़के हैं जो हम बचपन से, कोई यूएस में है, कोई दुबई में है, कोई दूसरी कंट्रीज़ में। तो हम रीयूनियन करते हैं, कोशिश करते हैं साल में एक दफ़ा हम किसी भी जगह पे रीयूनियन करें एक दूसरे के साथ, वैसे ही बचपन वाले लम्हात गुजारें। उसके अलावा तो मेरा बहुत बड़ा सोशल सर्कल है, मेरा ख्याल है कि हज़ारों दोस्त हैं माशाल्लाह। अच्छा, जैसे आपने कहा कि हज़ारों दोस्त हैं और मतलब बचपन का भी एक दोस्त है, तो कोई ऐसा वाक़या सुनाए जो आपको याद हो? दोस्त से मुतालिक फैमिली से, मतलब जो बताने के वो हो, लायक हो? वो दोस्ती वाला तो कोई भी बताने के लायक नहीं होता। अच्छा, तो ऐसा कोई वाक़या स्कूल कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में? बस ये कि थोड़ा लड़ाका था। अच्छा। और बहुत ज़्यादा गुस्से का तेज था, और अक्सर बेशतर जो है क्रिकेट और टेबल टेनिस का शौकीन था। अच्छा, गेम और गेम्स के अंदर, और दोस्तों का दोस्त था। अगर दोस्त को कभी भी ज़रूरत पड़े तो मैं हाजिर रहा, चाहे वो दोस्त हाथ मिलाने वाला ही क्यों ना हो। दोस्त होता नहीं है हाथ मिलाने वाला, वो आपने शुरू में बोला था जी। मगर ये कि वो हाथ मिलाने वाला भी दोस्त हो, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अगर कोई भी मेरे साथ है तो मैं उसके काम हूँ। प्रोग्राम जो टाइम बिल्कुल जो कोई ख़त्म थी। अच्छा, हिकिड़े कलाक जो प्रोग्राम हूंदो आहे असांजो, ऐं हिकिड़े कलाक में ज़ाहिर ॻाल्हि आहे ब्रेक भी हूंदा आहिनि। अच्छा, लास्ट में हम आपसे कोई मैसेज लेना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि मेरी प्यारी यूथ, लोगों से इस्तेमाल होना बंद हो जाओ, अपने वालिदैन की कदर करो, अपने वालिदैन का एहतराम करो, अपने विज़न और मिशन को इतना बड़ा ना बनाओ कि जो अचीव ना कर सके। छोटे मिशन छोटे विज़न पे काम करो। यकीनी तौर पे वही जो छोटा मिशन या छोटा विज़न जब तुम अचीव कर लोगे, उसके बाद तुम अगला विज़न बनाओगे, और उसके बाद फिर अगला विज़न बनाओगे। जो शख्स जो है वो ग्रेजुअली आगे बढ़ता है उसकी कामयाबी परमानेंट होती है, और जो शख्स जो है वो रातों रात अमीर बनने की कोशिश करता है उसकी कामयाबी आर्जी होती है। बस यही मेरा एक मैसेज है आज के लिए। थैंक यू। ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे। ऐं इलाही सुठो लॻो सर सां मुलाक़ात करे, ऐं यकीनन तव्हांखे बि ॻाल्हियूं ॿुधी करे मज़ो आयो हूंदो, ऐं इंडस्ट्रीज़ जे बारे में तव्हांखे ख़बर पई त कीअं माण्हू स्ट्रगल कनि था, कीअं महिनत कनि था, कीअं जेको पंहिंजी कोशिशुनि ऐं काविशुनि सां अॻिते वधी करे ऐं हिन मक़ाम ते पहुचनि था। छो जो उहा ई ॻाल्हि आहे त जॾहिं असां धरती जा सितारा चवंदा आहियूं त सितारा त माण्हू चवंदा आहिनि आसमाननि ते हूंदा आहिनि, पर ही उहे सितारा आहिनि जेके धरतीअ जा सितारा सॾिया वेंदा आहिनि। सो वरी कंहिं ॿिए सितारे सां वरी गॾु हूंदासीं, वरी असां कंहिं ॿिए सितारे खे खणी ईंदासीं जिन खे तव्हां ॾिसणु चाहींदो या ॿुधणु चाहींदो। तेसि ताईं मूंखे ऐं मुंहिंजी पूरी टीम खे इजाज़त ॾींदो। ज़िंदगी रही त वरी ॿिए प्रोग्राम में गॾु हूंदासीं। अल्लाह हाफ़िज़।